गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे लेसन्स। गद्य भाग फर्स्ट लेसन, बड़े घर की बेटी। लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद जी को आप पढ़ते आए हो, पिछली क्लासेस में भी उनकी कहानियाँ रही ही होंगी। तो अब ये कहानी है एक साधारण परिवार की, पर इसका नाम है बड़े घर की बेटी। यानी जो एक लड़की है आनंदी, वो बड़े घर से आई है, उच्च कुल से आई है, पर शादी उसकी जहाँ होती है वह एक सीधा साधा परिवार है। और किस तरह से वो तकलीफ़ें झेलती है और किस तरह से वह अपने आप को उस घर में, उस सीधे साधे परिवार में किस तरह से अपने आप को ढाल लेती है, उसी के बारे में इस कहानी में बताया है। मतलब और जो इसके अंदर है, आए दिन हमारे जीवन में वो घटनाएं चलती रहती हैं, यानी सबके परिवार में ऐसा कुछ ना कुछ थोड़ा होता रहता है। तो अब ये एक परिवार है जो सीधा साधा परिवार है, बेनी माधव सिंह। लेसन का स्टोरी का नाम क्या है? बड़े घर की बेटी। अब जहाँ उसकी शादी होती है ना, वो उनमें जो बड़े मुखिया हैं उनका नाम है बेनी माधव सिंह। बेनी माधव सिंह पहले वे जमींदार थे, अनेक जमीनों के मालिक थे और उनका एक हंसता खेलता परिवार था। बहुत धन धान्य संपन्न थे, बहुत पैसे थे उनके पास। उनके हाथी भी उनके दरवाजे पर झूमता था। पर और उनके अब जो है ना, उनकी जगह, अब हाथी की जगह एक बूढ़ी भैंस थी और वो भी एकदम दुबली पतली, अस्थि पंजर उसकी हड्डियाँ दिख रही थी, पर शायद दूध बहुत ज़्यादा देती थी, इसीलिए लोग उनके द्वार पर खड़े ही रहते थे, दूध लेने के लिए आए ही रहते थे। तो बेनी माधव सिंह मतलब ज़मीनों में ही अपनी संपत्ति लुटा चुके थे। ज़मीनों में, यानी ज़मीनों के जो भी वकीलों को खर्चा देने में ही, तो आधी से अधिक संपत्ति वे अपनी किस्में लुटा चुके थे, वकीलों को भेंट कर चुके थे। यानी ज़मीन जायदाद के मामले में, कोर्ट कचहरी के मामले में ही उन्होंने आधी से अधिक संपत्ति अपनी किसे भेंट कर दी, किस पर लुटा दी? वकीलों पर। यानी कोर्ट कचहरी के मामलों में ही उन्होंने आधी से अधिक संपत्ति लुटा दी। और अब उनकी जो वार्षिक आय थी, ईयरली इनकम, वो 1000 रुपये थी। ये भी तब की बात है क्योंकि 1880 में प्रेमचंद जी का जन्म हुआ था, तो 19वीं शताब्दी के स्टार्टिंग में ही उन्होंने यह लिखा होगा या 18वीं शताब्दी के एंड में। तो ये कहानी मतलब उस समय की है, तो तब पर उस समय की भी ये जो 1000 रुपये वार्षिक आय है वो कम ही थी। तो अब उनके दो बेटे, बड़े का नाम है श्रीकंठ, बड़े बेटे का नाम है श्रीकंठ, छोटे बेटे का नाम है लाल बिहारी। अब जो बड़ा बेटा है उसे पढ़ने लिखने का शौक था और उसने अपना जो पूरा समय है, मतलब बीए डिग्री जो उसने हासिल की, उसी पर ही अपना समय व्यतीत किया। और उसे पढ़ने लिखने का भी शौक था और उसे आयुर्वेदिक पुस्तकें पढ़ने का, आयुर्वेदिक ज्ञान प्राप्त करने का भी बहुत शौक था। इसीलिए उसके घर से खरल की आवाज़ें आती रहती थी। यानी आयुर्वेदिक दवाइयाँ किससे बनती हैं? जड़ी बूटियों से। तो जड़ी बूटियों को कूटने की आवाज़ें उसके कमरे से आती रहती थी। पर वह दुबला पतला था, दुबला पतला था, तो ऐसा लगता है कि उसने अपने पूरा पढ़ाई में ही पूरा ध्यान दिया, अपने स्वास्थ्य पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। ये तो कौन है? श्रीकंठ।
और छोटा बेटा लाल बिहारी। लाल बिहारी हट्टा कट्टा जवान था, चौड़ी छाती, एकदम वजन उसका अच्छा, और वो कुश्ती लड़ता था। तो इसीलिए रोज गाय का 2 सेर दूध तो वो अकेला पी जाता था। तो और कुछ काम नहीं करता था, पढ़ने में उसका इंटरेस्ट नहीं था, पढ़ाई लिखाई उसने नहीं की थी। तो अब इन दोनों बेटों के बारे में बताया है। बड़ा बेटा है श्रीकंठ, छोटा है लाल बिहारी। अब मैंने ये बता दी है, एक बार मैं ये पैराग्राफ पढ़कर सुना देती हूँ कि बेनी माधव सिंह गौरीपुर के जमींदार और नंबरदार थे, यानी नामी व्यक्ति थे, नाम था उनका, और उनके पितामह किसी समय बड़े धन धान्य संपन्न थे। गांव का एक पक्का तालाब और मंदिर, अब तो उनकी मरम्मत भी मुश्किल है, अभी उनको ठीक करवाने में ही, रिपेयर करवाने में ही पैसा खर्च करना, उतना भी पैसा नहीं है। पर एक समय था जब उन्होंने ये बनाए थे मंदिर और तालाब। कहते हैं इस दरवाजे पर हाथी झूमता था। अब उसकी जगह एक बूढ़ी भैंस थी जिसके अस्थि पंजर के सिवा कुछ भी शेष नहीं था, पर शायद दूध बहुत ज़्यादा देती थी। एक न एक आदमी हांडी लिए खड़ा रहता था। बेनी माधव सिंह अपनी आधी से अधिक संपत्ति किसे भेंट कर चुके थे? वकीलों को। उनकी वर्तमान आय 1000 रुपये वार्षिक से अधिक न थी। ठाकुर साहब के 2 बेटे थे। कौन कौन? बड़े बेटे का नाम श्रीकंठ, छोटे बेटे का लाल बिहारी। उसने बहुत दिनों के परिश्रम और उद्योग के बाद BA की डिग्री प्राप्त कर ली थी, यानी ग्रेजुएशन कर लिया था। अब एक दफ्तर में नौकर था। और छोटा लड़का लाल बिहारी दोहरे बदन का सजीला जवान था, भरा हुआ मुखड़ा, चौड़ी छाती, भैंस का रोज 2 सेर दूध पीता था। और श्रीकंठ की दशा एकदम अलग थी उससे। वो तो हट्टा कट्टा जवान था लाल बिहारी, और ये एकदम विपरीत था। इन नेत्रप्रिय गुणों को उन्होंने BA इन्हीं 2 अक्षरों पर ही न्योछावर कर दिया था, यानी उसने अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दिया, सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया था। इन 2 अक्षरों ने उनके शरीर को निर्बल और चेहरे को कांतिहीन बना दिया था, यानी उसके चेहरे पर कोई चमक ही नहीं थी, और शरीर भी एकदम निर्बल यानी कमज़ोर हो गया था। पर वैद्यक ग्रंथों पर उनका विशेष प्रेम था। वैद्यक ग्रंथ, वैद्य जो डॉक्टर वैद्य होते हैं, जो नाड़ी देखकर दवा देते हैं, तो उनके जो ग्रंथ पढ़ने में उनको बहुत इंटरेस्ट था। आयुर्वेदिक औषधियों पर उनका विश्वास था। शाम सवेरे उसके कमरे से खरल की आवाज़ें, मैंने बताया ना कि कूटने की आवाज़ें, जड़ी बूटियों को आवाज़ आती रहती थी। लाहौर और कलकत्ते के वैद्यों से बड़ी लिखा पढ़ी रहती थी। अब लिखा पढ़ी, अब पहले के समय में क्या मोबाइल तो नहीं थे कि लोग बात करते थे, लिखा पढ़ी यानी लेटर्स लिखते थे, जवाब आता था। तो कलकत्ते और लाहौर के जो वैद्य थे उनके साथ उनका संपर्क अच्छा था। फिर है कि श्रीकंठ अंग्रेजी डिग्री उसने जरूर प्राप्त की थी, पर वह किनको मानते थे? हिंदू सभ्यता को, और वे सम्मिलित कुटुंब को मानते थे, संयुक्त कुटुंब को। इसलिए वे गांव में भी उनका नाम तो था ही, तो गांव के लोगों को भी वो वही सलाह देते थे कि लोग सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। और रामलीला के तो वे ही जन्मदाता थे उस गांव में। गांव का नाम क्या है? गौरीपुर, जहाँ रहते हैं गौरीपुर। और इसके जन्मदाता थे रामलीला के। रामलीला यानी कि जो दशहरा होता है उससे पहले जो 9 दिन होते हैं नवरात्रि के, उसमें सब राम जन्म से लेकर राम रावण को कैसे मारते हैं वो पूरी स्टोरी 9 दिन में रोज नाटक करते हैं, रात शाम को रात में ऐसा, और लास्ट में दशहरे के दिन रावण को जलाया जाता है। तो रामलीला को, तो रामलीला को उन्होंने ही शुरू किया था, और वे एक पार्ट इसमें निभाते थे, कुछ भी अभिनय करते थे। और अब उनको यही था कि कुटुंब में सबको मिलजुल कर रहना चाहिए।
और नहीं तो ऐसे जो अलग अलग रहती है ना, तो वो कहते हैं ऐसे लोग ही देश को हानि पहुंचा सकते हैं। यानी स्त्रियों को बहुत समझकर, सोच समझकर रहना चाहिए, यानी मिलजुल कर रहना चाहिए। जो अलग घर चाहती हैं वो लोग देश के लिए हानिकारक हैं। तो इसीलिए जो गांव की लड़कियां हैं ना, वो कई बार उनसे जलती भी थी, मतलब उनको ये पसंद नहीं था। उनकी जो अपनी वाइफ, उनकी जो खुद की पत्नी है, वो भी उनसे नफरत करती थी। क्यों? इसलिए नहीं कि वो अपने ससुराल में रहना नहीं चाहती थी, वो अपने सास ससुर की और अच्छी देखभाल करती थी, पर उसका मानना था कि अगर स्त्रियों को बहुत दुख मिले ससुराल में, तो फिर तो अलग रहना ही अच्छा है। इसीलिए उसकी हमेशा अपने पति से अनबन रहती थी, क्योंकि वो क्या कहती थी, अगर अब आए दिन अगर घर में कलह हो तो जीवन खराब हो जाता है पूरा, आए दिन झगड़ा हो तो इससे अच्छा तो जीवन को नष्ट करने से अच्छा है कि अपनी खिचड़ी अलग पकाई जाए, यानी अलग से अपना घर बसाया जाए। तो इस तरह से ये 2 पैराग्राफ मैंने अभी तक बताए हैं। आप एक बुक ले लेना, टेक्स्ट बुक साहित्य वैभव, फर्स्ट लेसन है और फर्स्ट 2 पैराग्राफ पढ़ना। फिर से इस वीडियो को देखना तो आपको समझ आ जाएगा कि अब इसमें और 1 लाइन क्वेश्चन भी आ गए हैं कि गौरीपुर गांव के जमींदार कौन है, तो बेनी माधव सिंह। और रामलीला के जन्मदाता कौन है, श्रीकंठ। और इसके कितने बेटे हैं, बेनी माधव सिंह के यानी ठाकुर साहब के कितने बेटे हैं, 2। बड़े बेटे का नाम श्रीकंठ, छोटे बेटे का लाल बिहारी। और आधी से अधिक संपत्ति किसे दे चुके थे, किसे लुटा चुके थे बेनी माधव सिंह, वकीलों को। इतने 1 लाइन क्वेश्चन भी इसमें आ गए हैं। अभी आप सिर्फ क्या करोगे, ये जो मैंने वर्ड्स लिखे हैं इनको लिख कर प्रैक्टिस करोगे, ताकि कहीं भी मात्राओं में गलतियाँ नहीं होनी चाहिए।